हेलो गाइस। अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले देख रहे हो और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इतना सारा सिलेबस है, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे रिवाइज़ करें, तो बस यहीं रुक जाइए। आपको अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम पूरी बुक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूरी बुक के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पूछा जाता है, वो सब कुछ हम इन डेप्थ और सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। मेरा एम ये है कि ये वीडियो आपके लिए क्विक रिवीजन भी बने और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी दे। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, एग्ज़ाम से पहले अगर आपने ये एक वीडियो अच्छे से देख लिया, तो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट कई स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने आज तक कंप्यूटर प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। लेकिन इस सब्जेक्ट में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ही नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस पूरे कोर्स को इन डेप्थ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के साथ आपको वेल एक्सप्लेन नोट्स भी मिलेंगे। ये नोट्स आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये नोट्स मेरे पर्सनली प्रिपेयर्ड नोट्स हैं और इनमें पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स कवर्ड हैं। प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस और उनसे जुड़े टॉपिक्स इस कोर्स में ऑलरेडी कवर्ड हैं। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपने ये वीडियो प्रॉपरली देख लिया, तो एग्ज़ाम में आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस कंफर्टेबली सॉल्व कर पाओगे और एच मार्क्स स्कोर करोगे। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट और मेहनत लगी है और मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे, तो एंड में आप मुझे बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारा प्यार देने वाले हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इस यूनिट में हम कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ताकि आगे के चैप्टर्स आसानी से समझ आ सकें। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक और प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। प्रोग्रामेबल का मतलब होता है कि कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता, बल्कि उसे दिए गए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करता है। जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट करते हैं, तो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में देता है। कंप्यूटर के पास स्टोरेज की फैसिलिटी भी होती है, मतलब जो डेटा या इंफॉर्मेशन फ्यूचर में यूज़ करनी हो, उसे कंप्यूटर स्टोर करके रख सकता है। कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है और बहुत एक्यूरेट भी होता है। इसी वजह से आज कंप्यूटर का यूज़ बिजनेस, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर और गवर्नमेंट हर जगह किया जा रहा है। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। कंप्यूटर एक ही दिन में एडवांस नहीं बना। टाइम के साथ कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप हुआ और इसी प्रोसेस को कंप्यूटर का इवोल्यूशन कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1946 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स सबसे शुरुआती कंप्यूटर्स थे। इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े होते थे। इसी वजह से उस समय के कंप्यूटर्स भी बहुत बड़े साइज के होते थे। कई बार एक पूरा रूम सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए यूज़ किया जाता था। इन कंप्यूटर्स में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा थी। साथ ही ये कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से मशीन्स जल्दी खराब हो जाती थी। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन 0 और 1 के फॉर्म में होती थी, जिसे समझना इंसानों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 से 1963 तक। सेकेंड जनरेशन में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई।
इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर साइज में छोटे होते हैं और वैक्यूम ट्यूब्स की तुलना में ज़्यादा रिलायबल भी होते हैं। इस चेंज की वजह से कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो गई और हीट भी कम प्रोड्यूस होने लगी। इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ शुरू हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग पहले से आसान हो गई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 से 1971 तक। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीस का यूज़ हुआ। एक आईसी के अंदर कई ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इससे कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी बढ़ गई और एफिशिएंसी भी बेहतर हो गई। कंप्यूटर का साइज और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों कम हो गई। इसी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिससे कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल टास्क हैंडल करने लगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 से प्रेजेंट तक। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज शुरू हुआ। माइक्रो प्रोसेसर में पूरा सीपीयू एक ही चिप में होता है। इस वजह से कंप्यूटर बहुत छोटा, पोर्टेबल और अफोर्डेबल बन गया। स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई। आज जो डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं, ये सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन्स का इंसानों की तरह सोचने और सीखने की एबिलिटी डेवलप करना। इस जनरेशन में मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स का यूज़ होता है। ये कंप्यूटर्स डेटा से सीख सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है ताकि हमें समझ आ सके कि कौन सा कंप्यूटर किस काम के लिए सूटेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना, इंटरनेट यूज़ करना, अकाउंटिंग करना और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना। होम, स्कूल और ऑफिस में यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स मोस्टली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। ये कंप्यूटर्स मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं करते, जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, सुपर कंप्यूटर्स सबसे बड़े और सबसे फास्ट कंप्यूटर्स होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये कंप्यूटर्स एक साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी में डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट मॉडलिंग, स्पेस रिसर्च और न्यूक्लियर रिसर्च में इनका यूज़ होता है। सुपर कंप्यूटर्स बहुत कॉस्टली होते हैं और स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स साइज में बड़े होते हैं और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये कंप्यूटर्स एक साथ हज़ारों यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं। बैंक्स, रेलवेज और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स साइज में मेन फ्रेम से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग पावर मीडियम होती है। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स मिनी कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स सबसे छोटे साइज के कंप्यूटर्स होते हैं। ये सिंगल यूज़र के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर्स के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग, एनालॉग कंप्यूटर्स कंटिन्यूस डेटा पर वर्क करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज जैसे टेम्परेचर और प्रेशर मेजर करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, बल्कि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स डिस्क्रीट डेटा यानी 0 और 1 पर वर्क करते हैं। ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। आज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंप्यूटर्स यही हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग और डिजिटल
दोनों के फीचर्स कंबाइन करते हैं। जहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की ज़रूरत होती है, वहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम समझते हैं कंप्यूटर के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब होता है कंप्यूटर का यूज़ किन किन एरियाज में किया जाता है। आज कंप्यूटर लगभग हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर फास्ट है, एक्यूरेट है और डेटा स्टोर कर सकता है। सबसे पहले एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं। एजुकेशन में कंप्यूटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आज ऑनलाइन लर्निंग पॉसिबल है कंप्यूटर की वजह से। स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। कंप्यूटर की मदद से स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल, ई बुक्स और नोट्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम्स और रिजल्ट प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर से ही होती है। टीचर्स कंप्यूटर का यूज़ नोट्स बनाने, प्रेजेंटेशंस तैयार करने और स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैनेज करने के लिए करते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस कंप्यूटर का यूज़ एडमिशन, अटेंडेंस और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए करते हैं। अब बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ समझते हैं। बिजनेस में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंप्यूटर बिजनेस रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करता है, जैसे सेल्स, परचेजेस और इन्वेंट्री। अकाउंटिंग, बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। ईमेल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से कम्युनिकेशन फास्ट और इजी हो गया है। एक्यूरेट रिपोर्ट्स और डेटा एनालिसिस की वजह से मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। अब बैंकिंग में कंप्यूटर का रोल देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर कंप्यूटर पर पूरी तरह डिपेंड करता है। कस्टमर अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर सिस्टम्स में मेंटेन किए जाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम सर्विसेज कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल हैं। डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स और फंड ट्रांसफर फास्ट और सिक्योर तरीके से होते हैं। कंप्यूटर बैंकिंग ऑपरेशंस को एफिशिएंट, रिलायबल और सिक्योर बनाता है। अब हेल्थ केयर में कंप्यूटर का यूज़ समझते हैं। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में कंप्यूटर पेशेंट रिकॉर्ड्स और मेडिकल हिस्ट्री स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। डायग्नोसिस में कंप्यूटर मेडिकल इमेजिंग और लैब रिपोर्ट्स एनालाइज करने में हेल्प करता है। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और बिलिंग सिस्टम्स भी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ईसीजी और एमआरआई जैसी एडवांस्ड मशीन्स कंप्यूटर से ऑपरेट होती हैं। अब गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर का रोल देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंप्यूटर सिटीजन रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। टैक्स फाइलिंग, आधार सर्विसेज और डिजिटल सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम से पॉसिबल है। कंप्यूटर प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में हेल्प करता है। ई गवर्नेंस की वजह से ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव हुई हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम कंप्यूटर के एडवांटेजेस समझते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड। कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता है। जो काम इंसानों को आवर्स में करना पड़े, कंप्यूटर वो काम कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। दूसरा एडवांटेज है एक्यूरेसी। कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है अगर इनपुट सही हो। कैलकुलेशंस और डेटा प्रोसेसिंग में ह्यूमन एरर्स कम हो जाते हैं। तीसरा एडवांटेज है स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। स्टोर डेटा को फ्यूचर में कभी भी रिट्रीव किया जा सकता है। चौथा एडवांटेज है ऑटोमेशन। कंप्यूटर वंस प्रोग्राम्ड हो जाने के बाद ऑटोमेटिक काम करता है। मैनुअल एफर्ट कम हो जाता है और टाइम सेव होता है। पांचवा एडवांटेज है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर बिना टायर्ड हुए लगातार काम कर सकता है। लॉन्ग टाइम तक सेम परफॉर्मेंस मेंटेन करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस समझते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता, वो वही करता है जो इंसान इंस्ट्रक्शंस देता है। दूसरा डिसएडवांटेज है डिपेंडेंसी। कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करने से लोग मशीन्स पर डिपेंड हो जाते हैं। मैनुअल स्किल्स और ह्यूमन एफर्ट कम हो जाता है। तीसरा डिसएडवांटेज है हेल्थ प्रॉब्लम्स। लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर यूज़ करने से आई स्ट्रेन और बैक पेन हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। चौथा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी इश्यूज। कंप्यूटर वायरस और साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल होता है। डेटा थेफ्ट और हैकिंग सीरियस प्रॉब्लम्स है। पांचवा डिसएडवांटेज है कॉस्ट।
एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होते हैं। मेंटेनेंस और अपग्रेड्स में भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। अब हम डिटेल में समझते हैं बिजनेस में कंप्यूटर का रोल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटर डेली ऑपरेशंस के लिए एसेंशियल हो चुका है। अकाउंटिंग और फाइनेंस में कंप्यूटर बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने में यूज़ होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव करता है। पेरोल प्रोसेसिंग में कंप्यूटर सैलरीज, डिडक्शंस और बोनसेस कैलकुलेट करता है। पे स्लिप्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कंप्यूटर स्टॉक लेवल्स ट्रैक करता है। ओवरस्टॉकिंग और शॉर्टेज अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। डिसीजन मेकिंग में कंप्यूटर रिपोर्ट्स, चार्ट्स और एनालिसिस प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट एक्यूरेट डेटा के बेसिस पर डिसीजंस ले पाती है। कम्युनिकेशन में ईमेल्स, वीडियो, मीटिंग्स और मैसेजिंग टूल्स यूज़ होते हैं। डिपार्टमेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग फास्ट हो जाती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कंप्यूटर कस्टमर डेटा स्टोर करता है। इस कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होती है और सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में कंप्यूटर एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ाता है। सेल्स, परचेजेस, इनकम और एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में मेंटेन किए जाते हैं। इनवॉइसेस, बिल्स, रिसीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्यूटर से प्रिपेयर होते हैं। ट्रेड में ऑर्डर प्रोसेसिंग, स्टॉक मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्यूटर से ईजी हो जाता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग पॉसिबल बनाते हैं। कंप्यूटर मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करने में हेल्प करता है। सप्लायर्स और कस्टमर्स से कम्युनिकेशन फास्ट और स्मूथ हो जाता है। एक्यूरेट रिपोर्ट्स की वजह से डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस। मॉडर्न बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम्स कंप्यूटर पर बेस्ड हैं। कस्टमर अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस कंप्यूटर सिस्टम्स में स्टोर होते हैं। फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस, इंक्वायरी और बिल पेमेंट ऑनलाइन पॉसिबल होते हैं। एटीएम मशीन्स कंप्यूटर नेटवर्क्स की हेल्प से ऑपरेट करते हैं। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग कंप्यूटर सिस्टम से पॉसिबल हैं। लोन प्रोसेसिंग और क्रेडिट एनालिसिस में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कंप्यूटर सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। कंप्यूटर फास्ट, एक्यूरेट और सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंश्योर करता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स समझते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स और डिवाइसेस का ग्रुप होता है जो एक के दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेटवर्क की हेल्प से फाइल्स और डेटा शेयर किया जा सकता है। प्रिंटर्स और स्कैनर्स जैसे हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं। ईमेल्स, मैसेजिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क की वजह से इजी हो जाता है। इंटरनेट एक्सेस भी कंप्यूटर नेटवर्क से ही पॉसिबल है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब हम डिटेल में समझते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स को क्लासिफाई करने का मेन रीज़न ये है कि नेटवर्क का साइज़, कवरेज एरिया और यूज़ केस अलग अलग होता है। साइज़ और कवरेज एरिया के बेसिस पर कंप्यूटर नेटवर्क्स को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में काम करने वाला नेटवर्क होता है। स्मॉल एरिया का मतलब होता है एक रूम, एक ऑफिस, एक स्कूल, एक कॉलेज या एक बिल्डिंग। लैन में कंप्यूटर्स एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कंप्यूटर लैब में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सभी लैन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। लैन की स्पीड बहुत फास्ट होती है क्योंकि डिस्टेंस कम होती है। लैन का यूज़ मोस्टली ऑफिसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स और हॉस्पिटल्स में किया जाता है। प्रिंटर, स्कैनर और फाइल्स शेयर करने के लिए लैन बहुत यूज़फुल होता है। लैन का सेटअप कॉस्ट कम होता है और मेंटेनेंस भी आसान होती है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन साइज़ में लैन से बड़ा होता है लेकिन वैन से छोटा होता है। मैन एक सिटी या बड़े टाउन को कवर करता है।
इसका मतलब है कि सिटी के अलग अलग एरियाज़ में बने लैंड्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपनी के डिफरेंट ऑफिसेज सिटी के अलग अलग एरियाज़ में हैं, तो उन ऑफिसेज के लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए मैन यूज़ किया जाता है। MAN का यूज़ सिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जैसे केबल टीवी नेटवर्क्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और लार्ज यूनिवर्सिटीज़। मैन की स्पीड लैन से थोड़ी कम होती है, लेकिन वन से बेहतर होती है। MAN का सेटअप कॉस्ट लैन से ज़्यादा होता है, क्योंकि डिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है। वैन बहुत लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, जैसे कंट्री लेवल या वर्ल्ड लेवल। इंटरनेट वैन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब आप किसी दूसरे कंट्री की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आप वैन का ही यूज़ कर रहे होते हैं। बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज़ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वैन का यूज़ करती हैं ताकि डिफरेंट लोकेशन से डेटा एक्सेस किया जा सके। वैन का सेटअप और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न होता है। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स कई बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग ईजी हो जाती है, जैसे प्रिंटर्स और स्टोरेज डिवाइसेस। डेटा और इन्फॉर्मेशन क्विकली शेयर की जा सकती है। ईमेल्स और ऑनलाइन मीटिंग्स से कम्युनिकेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट से सिक्योरिटी और कंट्रोल इम्प्रूव होता है। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सर्विसेज नेटवर्क से पॉसिबल हैं। यूज़र्स के बीच कोलैबोरेशन एफिशिएंट हो जाता है। टाइम और ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों रिड्यूस हो जाती हैं। वेब ब्राउज़र। सबसे पहले हम समझते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर वेबसाइट्स ओपन करते हैं। जब भी हम किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे google.com, तो वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन इंटरनेट से लाकर हमारे सामने दिखाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वेब ब्राउज़र इंटरनेट और यूज़र के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करते हैं और यूट्यूब की वेबसाइट खोलते हैं, तो क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जो यूट्यूब का डेटा सर्वर से लेकर आपको दिखाता है। वेब ब्राउज़र टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो सब कुछ सपोर्ट करता है। इसी वजह से हम ऑनलाइन वीडियोस देख पाते हैं, सॉन्ग सुन पाते हैं और फॉर्म्स फिल कर पाते हैं। वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार होता है जहां हम वेबसाइट का नेम टाइप करते हैं। टैब्स की फैसिलिटी होती है जिससे हम एक साथ मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए वेब ब्राउज़र्स प्राइवेट ब्राउजिंग और अनसेफ वेबसाइट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। कॉमन वेब ब्राउज़र्स हैं गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और सफारी। गूगल ड्राइव। अब हम समझते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है। इसका मतलब ये है कि इसमें फ़ाइल्स कंप्यूटर में नहीं बल्कि इंटरनेट पर स्टोर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट या फ़ोटो गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं, तो वो फ़ाइल गूगल के सर्वर पर सेव हो जाती है, ना कि सिर्फ आपके कंप्यूटर में। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उस फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप घर में हो, कॉलेज में हो या किसी दूसरे सिटी में हो, बस इंटरनेट होना चाहिए। गूगल ड्राइव में आप डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस और PDF स्टोर कर सकते हैं। आप फाइल्स को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर टीचर नोट्स अपलोड करते हैं गूगल ड्राइव में, तो स्टूडेंट्स उसी लिंक से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव ऑटोमेटिकली फाइल सेव करता है और डाटा लॉस का रिस्क बहुत कम हो जाता है। गूगल डॉक्स। अब हम गूगल डॉक्स समझते हैं। गूगल डॉक्स एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। इसका यूज़ डॉक्यूमेंट्स बनाने और एडिट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं, वैसे ही गूगल डॉक्स में भी टाइपिंग होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि गूगल डॉक्स इंटरनेट पर चलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। आपको बार बार सेव बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप असाइनमेंट लिख रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है,
तो भी आपका काम सेफ रहता है। गूगल डॉक्स में मल्टीपल यूजर्स एक ही डॉक्यूमेंट पर सेम टाइम काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप असाइनमेंट में सभी स्टूडेंट्स एक ही डॉक्यूमेंट ओपन करके अपना अपना पार्ट लिख सकते हैं। कमेंट्स और सजेशंस की फैसिलिटी भी होती है, जिससे कोलैबोरेशन आसान हो जाता है। गूगल शीट्स। अब हम गूगल शीट्स समझते हैं। गूगल शीट्स एक क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। इसका यूज़ डेटा स्टोर करने, कैलकुलेशंस करने और एनालिसिस के लिए किया जाता है। गूगल शीट्स में रोज़ और कॉलम्स होते हैं, जिनमें नंबर्स और टेक्स्ट एंटर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो गूगल शीट्स में एक्सपेंसेस डालकर टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज का यूज़ करके कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं। चार्ट्स और ग्राफ्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, जिससे डेटा विजुअल फॉर्म में समझना आसान होता है। मल्टीपल यूज़र सेम शीट पर एक साथ काम कर सकते हैं। बिजनेस और अकाउंटिंग में गूगल शीट्स का बहुत यूज़ होता है। गूगल स्वीट। अब हम गूगल स्वीट समझते हैं। गूगल स्वीट गूगल द्वारा प्रोवाइड किए गए क्लाउड बेस्ड टूल्स का कलेक्शन है। इसमें गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स और जीमेल शामिल होते हैं। गूगल स्वीट का मेन पर्पस ये है कि यूज़र्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकें, स्टोर कर सकें और शेयर कर सकें। एग्जाम्पल के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस गूगल स्वीट का यूज़ ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट्स और कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस गूगल स्वीट का यूज़ टीम वर्क और कोलैबोरेशन के लिए करते हैं। क्लाउड बेस्ड सिस्टम। अब हम क्लाउड बेस्ड सिस्टम समझते हैं। क्लाउड बेस्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें सॉफ्टवेयर और डेटा इंटरनेट पर स्टोर होते हैं, ना कि लोकल कंप्यूटर में। इस सिस्टम में यूज़र को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ इंटरनेट से लॉगिन करके काम किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स और जीमेल क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लाउड बेस्ड सिस्टम का बेनिफिट ये है कि डेटा एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस किया जा सकता है। मेंटेनेंस और अपडेट सर्विस प्रोवाइडर हैंडल करता है। यूज़र को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटिंग सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करना। इसमें स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, सर्वर्स और डेटाबेसेस सब इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं। यूज़र को फिजिकल हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। जो रिसोर्सेज चाहिए वो ऑनलाइन यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपनीज अपने डेटा और सॉफ्टवेयर क्लाउड सर्वर्स पर स्टोर करती हैं और एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग फ्लेक्सिबल होती है। जेज बिजनेस बढ़ता है, वेज रिसोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस समझते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्ट सेविंग। हार्डवेयर खरीदने और मेंटेन करने का खर्च कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है एक्सेसिबिलिटी। डेटा और एप्लीकेशंस कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है डेटा बैकअप। क्लाउड ऑटोमेटिकली डेटा बैकअप करता है, जिससे डेटा लॉस का रिस्क कम हो जाता है। चौथा एडवांटेज है कोलैबोरेशन। मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। पांचवा एडवांटेज है स्केलेबिलिटी। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज किए जा सकते हैं। छठा एडवांटेज है टाइम सेविंग। अपडेट्स और मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली होते हैं। इसी वजह से आज क्लाउड कंप्यूटिंग एजुकेशन, बिजनेस और गवर्नमेंट हर सेक्टर में पॉपुलर हो रही है। सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम समझते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर को बताया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। कंप्यूटर को दिए गए इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर असल में प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शंस की सीरीज। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग अपने आप नहीं हो रही होती। वो इसलिए पॉसिबल होती है क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर उसे इंस्ट्रक्शंस देता है। सॉफ्टवेयर फिजिकल नहीं होता। आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते।
लेकिन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर बिल्कुल यूजलेस होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का बेस होता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और यूजर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। यूजर सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को समझता है और यूजर के कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर ही स्टार्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेमोरी मैनेज करता है, सीपीयू को कंट्रोल करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस सब ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा और कितनी मेमोरी यूज़ करेगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप म्यूज़िक सुनते हुए ब्राउज़र भी ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि दोनों प्रोग्राम्स स्मूथली चलें। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करने का इंटरफेस देता है। जेस डेस्कटॉप, आइकन्स, मेन्यूज़। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की स्पीड इम्प्रूव करता है और सिस्टम को सेफ रखता है। एग्जाम्पल के लिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस से कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर अननेसेसरी फाइल्स डिलीट करता है। डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बावजूद काम नहीं करेगा। हर हार्डवेयर के लिए अलग ड्राइवर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली यूज़र के काम आता है। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ स्पेसिफिक टास्क के लिए किया जाता है। जेस टाइपिंग, कैलकुलेशंस, प्रेजेंटेशंस, डिज़ाइनिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप समझते हैं। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मल्टीपल यूजर्स के लिए होता है और मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, वर्ड प्रोसेसर टाइपिंग के लिए, स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस के लिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्लाइड्स बनाने के लिए। ये सॉफ्टवेयर स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेज में कॉमन होते हैं। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए, बिलिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ बिलिंग के लिए होता है। पेरोल सॉफ्टवेयर सैलरी कैलकुलेट करने के लिए होता है। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बैंक्स के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हॉस्पिटल्स के लिए। ये सॉफ्टवेयर मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के काम के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर स्टार्ट होते ही लोड हो जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र जब चाहे तब स्टार्ट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब हम डेटा और इंफॉर्मेशन समझते हैं। डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं। डेटा अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखता। एग्जाम्पल के लिए, 10, 20, 30, ये सिर्फ डेटा है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा होता है। जब डेटा को प्रोसेस करके मीनिंग निकाला जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, स्टूडेंट के मार्क्स से रिजल्ट बनाना इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटा को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, पेरोल सिस्टम एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेट करता है।
इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक मैनेज करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल और प्रोसीजर शामिल होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम डीबीएमएस समझते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव करता है। डीबीएमएस बिना डेटा गड़बड़ हुए सिक्योर तरीके से डेटा हैंडल करता है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट रिकॉर्ड्स डेटाबेस में स्टोर होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर रिट्रीव किए जाते हैं। डीबीएमएस डेटा रिडंडेंसी कम करता है और डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करता है। डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। स्कीमा डिफाइन करता है कि डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स होंगे, उनमें कौन कौन से फील्ड्स होंगे और टेबल्स आपस में कैसे रिलेटेड होंगे। स्कीमा को डेटाबेस का ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आरडीबीएमएस डीबीएमएस का एडवांस्ड फॉर्म होता है। आरडीबीएमएस में डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स रोज और कॉलम से बने होते हैं। डिफरेंट टेबल्स आपस में कीज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट टेबल और मार्क्स टेबल रोल नंबर के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। RDBMS डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और SQL लैंग्वेज सपोर्ट करता है। इसी वजह से RDBMS मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटाबेस सिस्टम है। साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहले हम समझते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर काम कंप्यूटर और इंटरनेट से हो रहा है। हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं। ऐसे में हमारा डाटा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कंप्यूटर, नेटवर्क, सिस्टम और डेटा को सेफ रखना। सेफ रखना मतलब कोई हैकर डेटा चुरा ना सके, कोई वायरस सिस्टम खराब ना कर सके और कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन है और कोई हैकर आपका पासवर्ड जान ले तो वो आपके पैसे मिसयूज कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी ऐसे रिस्क से प्रोटेक्शन देती है। साइबर सिक्योरिटी पर्सनल यूजर्स, बिजनेसेस, बैंक्स और गवर्नमेंट सबके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पर काम करती है। कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी पर्सन को मिले जिससे उसकी परमिशन हो। एग्जाम्पल के लिए आपका ईमेल पासवर्ड सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर कोई और उसे एक्सेस कर ले तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है। पासवर्ड्स, एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के तरीके हैं। इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है डेटा सही और ओरिजिनल रहे, कोई डाटा को चेंज ना कर सके या डिलीट ना कर सके बिना परमिशन। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम मार्क्स डेटाबेस में स्टोर्ड हैं और कोई मार्क्स चेंज कर दे तो इंटेग्रिटी वायलेट हो जाती है। इंटेग्रिटी इंश्योर करती है कि डेटा रिलायबल और ट्रस्टवर्दी रहे। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जब भी ज़रूरत हो सिस्टम और डेटा अवेलेबल हो। एग्जाम्पल के लिए अगर बैंक सर्वर डाउन हो और कस्टमर पैसे नहीं निकाल पाए तो अवेलेबिलिटी इशू होता है। बैकअप्स और रिकवरी सिस्टम्स अवेलेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आईटी सिक्योरिटी। अब हम आईटी सिक्योरिटी समझते हैं। आईटी सिक्योरिटी का मतलब होता है पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और डेटा सैप शामिल होते हैं। आईटी सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि सिस्टम वायरस फ्री रहे, अनऑथराइज्ड एक्सेस न हो और सिस्टम स्मूथली वर्क करे। फायरवॉल्स, एंटीवायरस, एक्सेस कंट्रोल आईटी सिक्योरिटी के कॉमन टूल्स हैं। इंटरनेट। अब हम इंटरनेट समझते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर्स और सर्वर्स का ग्लोबल नेटवर्क है। इस नेटवर्क की मदद से पूरी दुनिया कनेक्टेड रहती है। इंटरनेट से हम ईमेल्स भेजते हैं, वेबसाइट्स ओपन करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो वो डेटा इंटरनेट के थ्रू सर्वर से आपके डिवाइस तक आता है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेट।
इंटरनेट का सबसे बड़ा एडवांटेज है इंफॉर्मेशन एक्सेस। आप किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन सेकंड्स में पा सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। ईमेल्स, मैसेजेस और वीडियो कॉल्स इंस्टेंट पॉसिबल है। ऑनलाइन एजुकेशन, शॉपिंग, बैंकिंग इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुई है। बिजनेस ग्लोबल लेवल पर रीच कर पाते हैं। फंक्शंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है। वेबसाइट्स और डेटाबेसेस से नॉलेज मिलती है। कम्युनिकेशन इंटरनेट का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ईमेल्स, चैट्स, वीडियो मीटिंग्स सब इंटरनेट से पॉसिबल हैं। इंटरनेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है, जैसे बैंकिंग और शॉपिंग। एंटरटेनमेंट भी इंटरनेट का फंक्शन है, जैसे म्यूजिक, मूवीज और गेम्स। वेब ब्राउज़र। अब हम वेब ब्राउज़र समझते हैं। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट्स ओपन करने में हेल्प करता है। जब आप वेबसाइट एड्रेस टाइप करते हैं तो वेब ब्राउज़र सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करता है और उसे स्क्रीन पर दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, एज वेब ब्राउज़र्स हैं। एड्रेस बार, टैब्स, बुकमार्क्स वेब ब्राउज़र के कॉमन फीचर्स हैं। प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी का मतलब होता है कैश की जगह कार्ड्स का यूज़। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल्स हैं। प्लास्टिक मनी बैंक्स इश्यू करते हैं और कैशलेस पेमेंट्स में यूज़ होती है। यूसेज ऑफ प्लास्टिक मनी शॉप्स और मॉल्स में यूज़ होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में यूज़ होती है। एटीएम से कैश विथड्रॉ करने में यूज़ होती है। बिल्स और सब्सक्रिप्शंस पे करने में यूज़ होती है। ट्रैवल बुकिंग और होटल पेमेंट्स प्लास्टिक मनी से इजी हो जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्लास्टिक मनी कैरी करना इजी होता है। कैश चोरी होने का रिस्क कम हो जाता है। पेमेंट्स फास्ट और कन्वीनियंट हो जाते हैं। ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल होते हैं। टाइम सेव होता है और लार्ज अमाउंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। ई पेमेंट का मतलब होता है डिजिटल मोड से पेमेंट करना। कैश यूज़ नहीं होता। इंटरनेट की थ्रू पेमेंट होती है। नेट बैंकिंग, कार्ड्स और मोबाइल वॉलेट्स ई पेमेंट मेथड्स हैं। ई पेमेंट फास्ट, सिक्योर और कन्वीनियंट होती है। मोबाइल वॉलेट एक डिजिटल एप्लीकेशन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मनी स्टोर होती है। स्मार्टफोन से पेमेंट्स किए जाते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे मोबाइल वॉलेट्स हैं। मोबाइल वॉलेट्स बिल्स, रिचार्जेस और शॉपिंग सैप के लिए यूज़ होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट और एडिट करना। मैनुअल टाइपिंग की जगह कंप्यूटर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स इजीली मॉडिफाई करने की फैसिलिटी देता है। फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में टाइपिंग और एडिटिंग इजी होती है। फॉन्ट साइज, स्टाइल और कलर चेंज कर सकते हैं। स्पेल चेक और ग्रामर चेक अवेलेबल होता है। कॉपी, कट और पेस्ट ऑप्शंस होते हैं। इमेजेस, टेबल्स और चार्ट्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। प्रिंटिंग और पेज लेआउट कंट्रोल पॉसिबल होता है। एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग टाइम और एफर्ट सेव करता है। मिस्टेक्स इजीली करेक्ट की जा सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनल लुक के होते हैं। डॉक्यूमेंट स्टोर और रीयूज किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। लेटर्स, रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए जाते हैं। फॉर्मेटिंग, स्पेल चेक, ग्रामर चेक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। डॉक्यूमेंट सेव, प्रिंट और शेयर करना इजी होता है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एजुकेशन और ऑफिसेज दोनों में वाइडली यूज्ड है। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डॉक्यूमेंट्स क्रिएट और एडिट करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है जिससे यूज़र आसानी से टूल्स और ऑप्शन समझ सकता है।
इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, एडिट करना, सेव करना और प्रिंट करना आसान होता है। यूज़र अपना काम जल्दी और एफिशिएंटली कर सकता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसमें फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट साफ और प्रोफेशनल दिखता है। पेज लेआउट फीचर डॉक्यूमेंट की ओवरऑल अपीयरेंस कंट्रोल करता है। मार्जिन्स, पेज साइज और ओरिएंटेशन सेट की जा सकती है। स्पेल चेक और ग्रामर चेक फीचर टाइपिंग मिस्टेक्स और लैंग्वेज एरर्स पहचानता है, जिससे डॉक्यूमेंट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को जल्दी सर्च और चेंज करने में मदद करता है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल डॉक्स। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स के बीच डिफरेंस समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेनली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब होता है कि इसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है और बिना इंटरनेट के भी यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स मोस्टली लोकल कंप्यूटर में स्टोर होते हैं जब तक आप उन्हें क्लाउड में मैन्युअली सेव ना करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस्ड फॉर्मेटिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़फुल होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फुल वर्जन पेड होता है, यानी लाइसेंस खरीदना पड़ता है। गूगल डॉक्स एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। इसका मतलब होता है कि ये इंटरनेट पर वर्क करता है। गूगल डॉक्स यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। सर्फ ब्राउज़र ओपन करके लॉगिन करना होता है। गूगल डॉक्स में डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली क्लाउड में सेव हो जाते हैं, इसलिए डेटा लॉस का रिस्क बहुत कम होता है। गूगल डॉक्स रियल टाइम कोलैबोरेशन सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोग सेम टाइम एडिट कर सकते हैं। गूगल डॉक्स फ्री होता है और सिर्फ गूगल अकाउंट की ज़रूरत होती है। मेल मर्ज। अब हम मेल मर्ज को डिटेल में समझते हैं। मेल मर्ज एक फीचर है जिसका यूज़ मल्टीपल सिमिलर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट सेम रहता है, लेकिन रेसिपिएंट की डिटेल्स चेंज होती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 100 स्टूडेंट्स को सेम नोटिस भेजना है, लेकिन हर नोटिस में नेम और एड्रेस अलग होगा, तो मेल मर्ज बहुत यूज़फुल होता है। मेल मर्ज टाइम और एफर्ट दोनों सेव करता है, इसलिए ऑफिसेज, स्कूल्स, बैंक्स मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मेल मर्ज के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कॉमन टेक्स्ट लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए, लेटर का बॉडी, नोटिस का फॉर्मेट या इनविटेशन का मैसेज। ये कंटेंट सबके लिए सेम रहता है। डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में वेरिएबल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें नेम्स, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स, जेस डिटेल्स होती हैं। डेटा सोर्स टेबल फॉर्मेट में होता है। हर रो एक रेसिपिएंट को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए, स्टूडेंट लिस्ट जिसमें नेम और एड्रेस हो। मर्ज फील्ड्स प्लेस होल्डर्स होते हैं जो मेन डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, नेम, एड्रेस, सिटी, मेल मर्ज के टाइम ये प्लेस होल्डर्स एक्चुअल डेटा से रिप्लेस हो जाते हैं। प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज। अब हम मेल मर्ज का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सैप्सपेल मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। इसमें फिक्स टेक्स्ट लिखा जाता है। उसके बाद डेटा सोर्स प्रिपेयर किया जाता है जिसमें रेसिपिएंट्स की डिटेल्स होती हैं। फॉर मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में मर्ज फील्ड्स इंसर्ट किए जाते हैं। जहाँ जहाँ वेरिएबल डेटा चाहिए, प्रीव्यू ऑप्शन से चेक किया जाता है कि डेटा सही तरीके से इंसर्ट हो रहा है या नहीं। फाइनली मर्ज कंप्लीट किया जाता है और मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किया जा सकता है या ईमेल के थ्रू सेंड किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ स्लाइड्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है।
पावर पॉइंट में इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, ऑडियो और वीडियो के रूप में दिखाई जाती है। इसी ऑडियंस को टॉपिक समझना आसान हो जाता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में टीचर्स लेक्चर्स प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में भी पावर पॉइंट का यूज़ होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्यूटर, प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड पर शो की जा सकती है, इसलिए लार्ज ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है। स्लाइड व्यूज इन पावर पॉइंट। अब हम स्लाइड व्यूज समझते हैं। स्लाइड व्यूज का मतलब होता है पावर पॉइंट में स्लाइड्स को देखने और काम करने के अलग अलग तरीके। हर व्यू का अपना अलग पर्पस होता है। नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले यही व्यू दिखाई देता है। इस व्यू में हम स्लाइड्स क्रिएट और एडिट करते हैं। लेफ्ट साइड में स्लाइड्स की लिस्ट होती है और सेंटर में करंट स्लाइड दिखती है। टीचर या स्टूडेंट नॉर्मल व्यू का यूज़ कंटेंट लिखने और स्लाइड्स डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सारी स्लाइड्स स्मॉल थंबनेल फॉर्म में दिखाई देती हैं। इस व्यू का यूज़ स्लाइड्स को अरेंज करने के लिए किया जाता है। अगर प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज करना हो या कोई स्लाइड डिलीट करनी हो तो स्लाइड सॉर्टर व्यू बहुत हेल्पफुल होता है। लॉन्ग प्रेजेंटेशंस में ये व्यू बहुत यूज़फुल माना जाता है। स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए यूज़ होता है। इस व्यू में स्लाइड्स फुल स्क्रीन में दिखाई देती हैं। ऑडियंस को प्रेजेंटेशन इसी व्यू में दिखाई जाती है। एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, ऑडियो और वीडियो सब इसी व्यू में प्रॉपरली वर्क करते हैं। टीचर क्लासरूम में या स्पीकर सेमिनार में स्लाइड शो व्यू का यूज़ करता है। नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू प्रेजेंटर के लिए होता है। इस व्यू में स्लाइड के नीचे नोट्स लिखे जा सकते हैं। ये नोट्स स्पीकर की हेल्प के लिए होते हैं, ऑडियंस को दिखाई नहीं देते। टीचर एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स नोट्स पेज व्यू में लिख सकता है ताकि प्रेजेंटेशन के टाइम उसे याद रहे। मल्टीमीडिया। अब हम मल्टीमीडिया को समझते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब होता है मल्टीपल मीडिया एलिमेंट्स का यूज़ करना। इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और ग्राफिक्स शामिल होते हैं। सर्फ टेक्स्ट की जगह जैब मल्टीपल मीडिया यूज़ होते हैं तो इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग और बिजनेस हर फील्ड में मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से कॉन्सेप्ट्स समझना आसान हो जाता है। विजुअल और ऑडियो दोनों होने से लर्निंग इम्प्रूव होती है। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहता है और बोर्डम कम होता है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इमेजेस और वीडियो सी सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है। इंफॉर्मेशन जल्दी समझ में आती है और याद भी ज़्यादा टाइम तक रहती है। यूसेज ऑफ मल्टीमीडिया। एजुकेशन में मल्टीमीडिया स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन लर्निंग में यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट में मूवीज़, म्यूज़िक और गेम्स मल्टीमीडिया पर बेस्ड होते हैं। एडवर्टाइजिंग में मल्टीमीडिया एड्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मल्टीमीडिया की मदद से ज़्यादा प्रोफेशनल बनते हैं। वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स भी मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं ताकि यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो। यूजिंग मल्टीमीडिया इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है। स्लाइड्स में टेक्स्ट के साथ इमेजेस इंसर्ट की जा सकती हैं जिससे टॉपिक विजुअली क्लियर होता है। ऑडियो ऐड करके नरेशन या बैकग्राउंड साउंड दिया जा सकता है। वीडियोस एम्बेड करके रियल लाइफ प्रोसेसेस और डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाए जा सकते हैं। एनिमेशंस स्लाइड्स को डायनामिक बनाती हैं और ऑडियंस का अटेंशन मेंटेन रखती हैं। स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड्स के बीच स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करती हैं। मल्टीमीडिया यूज़ करने से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव और एंगेजिंग बनती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डेटा स्टोर, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। एक्सेल में डेटा रोज और कॉलम्स में स्टोर होता है। हार्ड बॉक्स को सेल कहा जाता है। एक्सेल का यूज़ अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस और एजुकेशन सब फील्ड्स में किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करना एक्सेल की मदद से आसान हो जाता है।
फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल डेटा एंट्री और डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। नंबर्स और टेक्स्ट सिस्टमैटिकली स्टोर किए जाते हैं। एक्सेल फॉर्मूलाज की मदद से कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। लॉजिकल फंक्शंस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैस पास या फेल डिसाइड करना एक्सेल डेटा एनालिसिस में यूज होता है, जिससे कंपैरिजन और ट्रेंड्स समझे जा सकते हैं। चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट करके डाटा को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। बजटिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस एक्सेल के इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। स्टूडेंट्स मार्क्स, एक्सपेंसेस और इन्वेंटरी एक्सेल में इजीली मेंटेन कर सकते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशन। अब हम समझते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या होती है। बिजनेस प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करना। इसमें कंपनी की रिपोर्ट्स, प्लान, स्ट्रैटेजीज या प्रपोजल्स ऑडियंस के सामने एक्सप्लेन किए जाते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस ने बिजनेस प्रेजेंटेशंस को बहुत इजी बना दिया है। अर्लियर टाइम में लोग चार्ट्स और रिपोर्ट्स मैन्युअली बनाते थे, लेकिन अब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्लाइड्स में टेक्स्ट, चार्ट्स, इमेजेस और मल्टीमीडिया ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैनेजर को मंथली सेल्स रिपोर्ट एक्सप्लेन करनी है, तो कंप्यूटर पर प्रेजेंटेशन बनाकर स्लाइड्स के थ्रू डेटा दिखाया जाता है। बिजनेस प्रेजेंटेशंस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और मैनेजमेंट डिस्कशंस में यूज होती हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन। अब हम बिजनेस प्रेजेंटेशन के टाइप्स समझते हैं। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का पर्पस होता है इंफॉर्मेशन देना और फैक्ट्स एक्सप्लेन करना। इस टाइप की प्रेजेंटेशन में डाटा, रिपोर्ट्स और एनालिसिस ज़्यादा होते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की हेल्प से टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ्स इजीली शो किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कंपनी की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन। पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन का एम होता है ऑडियंस को कन्विंस करना। इसमें स्पीकर ऑडियंस को किसी आइडिया, प्रोडक्ट या डिसीजन के लिए परsuade करता है। कंप्यूटर टूल्स स्टैटिस्टिक्स, विजुअल्स और ग्राफ्स दिखाने में हेल्प करते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। एग्जाम्पल के लिए, मार्केटिंग टीम प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम परसुएसिव प्रेजेंटेशन देती है। इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन। इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन का यूज़ किसी प्रोसेस या स्किल को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दी जाती है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वीडियोस, एनिमेशंस और स्लाइड्स के थ्रू प्रोसेस समझाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन यूज होती है। डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन। डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के लिए होती है। इसमें डेटा एनालिसिस और ऑप्शंस एक्सप्लेन किए जाते हैं ताकि करेक्ट डिसीजन लिया जा सके। कंप्यूटर एप्लीकेशंस कैलकुलेशंस और कंपैरिजंस इजी बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नहीं, इस डिसीजन के लिए प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। रेशियो एनालिसिस। अब हम रेशियो एनालिसिस समझते हैं। रेशियो एनालिसिस ई की फाइनेंशियल टेक्निक है, जिसका यूज बिजनेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। इसमें फाइनेंशियल फिगर्स को कंपेयर किया जाता है ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और एफिशिएंसी समझी जा सके। कंप्यूटर एप्लीकेशंस रेशियो एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैनुअल कैलकुलेशन में टाइम लगता है और एरर्स भी हो सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की हेल्प से रेशियोज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कंपनी का प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए एक्सेल में डाटा एंटर करके फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। ग्राफ्स और चार्ट्स की हेल्प से कंपैरिजन इजी हो जाता है। कैपिटल बजटिंग। अब हम कैपिटल बजटिंग समझते हैं। कैपिटल बजटिंग का मैटलैब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना। कंपनी डिसाइड करती है कि कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट करनी है, जैसे न्यू मशीनरी खरीदनी है, फैक्ट्री एक्सपैंड करनी है या न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है।
कैपिटल बजटिंग में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए एक्यूरेट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस कैपिटल बजटिंग को सिंपल बनाते हैं। फाइनेंशियल डेटा कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और डिफरेंट ऑप्शंस कंपेयर किए जाते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, तो कंप्यूटर की हेल्प से कॉस्ट, रिटर्न्स और रिस्क कंपेयर किए जाते हैं। ईज मैनेजमेंट सही डिसीजन ले पाती है। रोल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस प्रेजेंटेशन, रेशियो एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग, तीनों में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेसिंग फास्ट बनाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली हैंडल किया जा सकता है। चार्ट्स और ग्राफ्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन क्लियरली अंडरस्टैंड होती है। डिसीजन मेकिंग डेटा बेस्ड और रिलायबल हो जाती है। इसी वजह से मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में कंप्यूटर एप्लीकेशंस एसेंशियल बन चुके हैं। तो ये था पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हो कि मैं कवर करूं। आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो डिसाइड करूंगी। इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। सिलेबस समझना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फिल्टर करना, एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से कंटेंट डिज़ाइन करना और फिर उसे आप तक लाना, ये सब आसान नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मैं रियली अप्रिशिएट करूँगी अगर आप अपना एक वैल्यूएबल कमेंट और एक लाइक मेरे लिए कर दें।